भले ही हमने अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन को अच्छे से लिखा हो, लेकिन अक्सर अपने सामने ज्यादा लोगों को देखकर नर्वस महसूस करने लगते हैं। ऐसा होने से कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है और अपने पॉइंट्स भी हम भूल जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हमें ऑडियंस से इंटरैक्शन करना होता है और सभी का ध्यान अपनी ओर रखना होता है। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताएंगे जिनसे आप पब्लिक स्पीकिंग के दौरान कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लोगों को संबोधित करने का मौका मिलना, फिर चाहे वो 3 हो या 300 हो, आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोलती है जहां से आप अपने बिजनेस या अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको ज्यादा लोगों के सामने स्पीच देने की अपॉर्चुनिटी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है जितनी कि खुद की वेलबींग के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाना कई लोगों को लगता है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें लोगों से बात करने में अलग ही तरह की हिचकिचाहट होती है और वो चाहते हुए भी लोगों के सामने अपनी बात को खुलकर नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो पब्लिकली अपनी बात को रखने के डर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और किसी इंसान को इतना ज्यादा दुर्बल बना देता है? जब भी किसी इंसान को अन्य लोगों के सामने बात करने के लिए कहा जाता है, तो आप जानते हैं क्यों 75% से ज्यादा लोग स्पीच एंजाइटी से पीड़ित हो जाते हैं? हम पब्लिक स्पीकिंग के डर को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे निखार सकते हैं? पब्लिकली बोलने के डर को एंथुजियाज्म और पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जानना नहीं चाहेंगे क्या आप? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको पब्लिक स्पीकिंग की आर्ट सीखने से पर्सनल और सोशल लेवल पर क्या बेनिफिट होते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज जो टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेडफोर्ड मैसाचुसेट्स में कंडक्ट की गई थी, उनके बेसिस पर यह पता चला है कि लोगों को सिर्फ 3 से 5 सेकंड का ही समय लगता है किसी के बारे में अपने दिमाग में एक इम्प्रेशन बनाने के लिए, जब वो किसी से पहली बार मिलते हैं। तो लोग आपको जज आपके लुक्स, आपके कैरेक्टर और आपके प्रोफेशनलिज्म के बेसिस पर करते हैं, और ये सभी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती हैं। दोस्तों, जब आप खुद को किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो या फिर हिंदी या फिर कोई और, लोगों का सबसे बड़ा डर सामने बैठी हुई ऑडियंस होता है, जिससे नर्वसनेस मतलब घबराहट होने लगती है। कभी कभी दिमाग बंद भी हो जाता है और वर्ड्स या तो निकल नहीं पाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा बोलने लगते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। और आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ ऐसा होता है, पर इस रीजन से हम पब्लिकली बात करना तो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी बोलने की एबिलिटी को इम्प्रूव करें इन फ्रंट ऑफ अदर्स और बात करने के सही तरीकों को जाने। ये जाने कि आप कौन हैं और कैसे आप खुद को नेचुरली, ग्रेस और ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आप अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड कर सकें, सक्सेसफुली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर सकें और लाइक माइंडेड लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए न्यू फ्रेंड्स बना पाएं। ये सभी आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों विद लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। और भी ऐसे कुछ पर्सनल बेनिफिट्स हैं जो पब्लिक स्पीकिंग के साथ आपको मिलते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंप्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ग्रेटर सोशल इन्फ्लुएंस, enhanced ability to listen, greater responsibility of meeting new people, lesser anxiety and fear when speaking in front of others, improved memory, enhanced persuasion ability, and lastly, greater control over emotions and over your body language. तो ये थी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सेसेरो का मानना था कि एक इलोक्वेंट स्पीच प्रिपेयर करने के लिए आपको इन 5 स्टेप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 इज इन्वेंशन, जिसमें आप अपनी स्पीच की शुरुआत में कैसे डिलीवरी देंगे आता है, जिसमें डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट के बारे में आप सोचते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में। सेकेंड इज अरेंजमेंट, जहां आप अपनी स्पीच और अपने आर्ग्यूमेंट को लॉजिकल तरीके से क्रिएट करते हैं। थर्ड वन इज स्टाइल, जहां आप अपनी स्पीच और आर्ग्यूमेंट को कैसे प्रेजेंट करेंगे उनका कंप्लीट प्रोसेस डेवलप करते हैं। आप सही बोलने की टेक्निक्स और राइट वर्ड्स को सेलेक्ट करते हैं जो आपकी ऑडियंस पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। फोर्थ वन इज मेमोरी। इस फोर्थ स्टेप में आप अपनी स्पीच को कैसे डिलीवर करेंगे उस प्रोसेस को मेमोराइज कर लेते हैं। साथ में इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि आपकी स्पीच नेचुरल भी साउंड करे। एंड फिफ्थ वन इज डिलीवरी। इस स्टेप में आप अपनी वॉइस और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा काम करते हैं ताकि आपकी स्पीच या आपका आर्ग्यूमेंट ज्यादा इम्पैक्टफुल लगे। अब सबसे पहले स्टोरी टेलिंग की पब्लिक स्पीच में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। सभी को स्टोरीज सुनना तो बेहद पसंद होता है,
लेकिन एक अच्छी तरह से बताई गई स्टोरी ही अपने लिसनर्स पर लगभग हिप्नोटिक इफेक्ट डालती है। लोग ये भूल सकते हैं कि आपने प्रेजेंटेशन के दौरान क्या पहना था, या कुछ चार्ट्स, ग्राफ्स या कौन सा स्टैटिस्टिकल डेटा उनके साथ शेयर किया था, लेकिन वे उन स्टोरीज को कभी नहीं भूलेंगे जो आपने उन्हें बताई होंगी। कई लीडर्स और मैनेजर्स अपनी प्रेजेंटेशन में स्टोरीज ऐड करने से बचते हैं, क्योंकि शायद वो ये मानते हैं कि उन्हें अपनी स्पीच फॉर्मल और बिजनेस ओरिएंटेड रखनी है। और शायद यही एक मेन रीजन है कि वो अक्सर अपने ऑडियंस का ध्यान खींचने और अपने लिसनर्स के साथ ट्रस्ट और रेस्पेक्ट का एटमॉस्फेयर एस्टैब्लिश करने में फेल हो जाते हैं। बिजनेस की दुनिया में चाहे आप 200 लोगों के सामने बोल रहे हों या अपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हों, अपनी स्पीच में कुछ पर्सनल स्टोरीज को शामिल करने से बिल्कुल ना डरें। प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकर्स अलग अलग रीजंस के लिए अपनी प्रेजेंटेशन में स्टोरी टेलिंग का यूज करते हैं, जैसे कि स्टैटिस्टिकल डेटा बनाने के लिए, ग्राफिक्स और फैक्ट्स को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने के लिए, और टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग बने उसके लिए। फिर टेंशन मत लीजिए कि आपका काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से काम करती है। ऐसे करना आपकी प्रेजेंटेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ज्यादा मेमोरेबल बना देता है। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, जब हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्टेट्स हमारी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स के थ्रू एक्सप्रेस करती है। इवन कई साइकोलॉजिकल स्टडीज बताती हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और स्पेशली बॉडी लैंग्वेज से हमारी ऑडियंस तक हम 55% मैसेजेस को डिलीवर कर सकते हैं या फिर डिलीवर होते हैं, जबकि हमारा रैशनल माइंड ज्यादातर हमारे वर्ड्स वाले पार्ट को परसीव या इंटरप्ट करता है। हमारी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत गहरे तरीके से हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर पहुंचते हैं और तब हम उनको एक्सप्रेस करते हैं। आपने शायद इसे खुद पर कई बार नोटिस किया होगा। एक इंसान आपको कुछ करने के लिए मनाने के लिए सभी तरह के सही वर्ड्स कह सकता है, फिर भी आपका एक पार्ट उस व्यक्ति को सुनने का विरोध करता है। हुआ होगा ना आपके साथ भी ऐसा कभी? और आपके इस तरह के रेजिस्टेंट बिहेवियर का रीजन कॉन्ट्राडिक्टिव बॉडी लैंग्वेज हो सकता है, जबकि हम अपने वर्ड्स को केयरफुली चुन सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग के एरिया में आपकी आवाज एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, जो आपको अपने ऑडियंस को सुनने के लिए एंगेज करने, अट्रैक्ट करने और एनकरेज करने के लिए अलाउ करती है। वास्तव में टोन ऑफ वॉइस में आपके डिलीवरेंस मैसेज का लगभग 33% हिस्सा ही होता है, जबकि आप जो कह रहे हैं वो वर्ड्स एक्चुअली सिर्फ 7% ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी कम्युनिकेशन के लिए। चौंक गए ना आप भी ये जानकर? इसका मतलब ये हो सकता है कि लोग किसी इंसान की आवाज और वॉइस क्वालिटी से अधिक प्रभावित होते हैं बजाय उनके कंटेंट के। बेशक इन कंक्लूजन्स का मतलब ये नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं इससे उन वर्ड्स की वैल्यू बिल्कुल कम हो जाती है या उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये है कि अपनी स्पीच को तैयार करते समय, इसे पब्लिकली डिलीवर करते समय आपकी ऑडियंस पर आपकी टोन ऑफ वॉइस का कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, आप इससे ये जज कर सकते हैं। अगर आप उस तरह से अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे जैसे कि आपको करनी चाहिए, तो आप उस तरह से खेल भी नहीं पाएंगे जैसा आप खेलना चाहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग किसी भी दूसरी स्किल की तरह ही है। इम्प्रूवमेंट के लिए कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस की जरूरत यहाँ पर भी होती है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली और पब्लिकली बात करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी बॉडी और अपने माइंड को बोलने के लिए फैमिलियर और सेफ सिचुएशंस को पहचानने के लिए ट्रेन कर पाएंगे। उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट आप स्पॉटलाइट में भी महसूस करेंगे। जैसा कि सुनने से ही पता लग सकता है, जितनी ज्यादा बार हो सके 10, 20, 30 टाइम्स आपको अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज आपकी ये प्रैक्टिस ही आपकी प्रेजेंटेशन को ज्यादा स्पॉन्टेनियस, नेचुरल और एफर्टलेस बना देता है। बेशक अकेले प्रैक्टिस करके भी आप स्ट्रेस फ्री फील कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन से पहले कम से कम 2 बार अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करने से आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे कि प्रैक्टिसिंग में आपको ऑकवर्ड फ्रेजेस और कुछ टंग ट्विस्टर्स के बारे में भी पता चल जाता है, जो राइटिंग में हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, प्रैक्टिसिंग आपकी नर्वसनेस को भी कम करती है और आपकी एंजाइटी को एक्साइटमेंट में ट्रांसफर करने का काम करती है। एंड लास्टली, प्रैक्टिसिंग से आप टाइमिंग्स को नोट डाउन कर सकते हैं और टाइमिंग पर आपकी पूरी पकड़ बन जाती है।